ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रोहित पांडे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु, भारत की वनस्पतियाँ तथा यहाँ की वन्य प्राणियाँ। तो दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में बहुत कुछ अपने देश के बारे में, देश की जलवायु के बारे में, वनस्पतियों के बारे में और यहाँ पे निवास करने वाली वन्य जो प्राणियाँ होती, जातियाँ हैं, इनके बारे में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप लोगों को हमारा ये बनाया हुआ वीडियो अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन के पास पहुँचे। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु, वनस्पतियाँ तथा यहाँ पर निवास करने वाली वन्य प्राणियों की जातियाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है हमारे इस चैप्टर के बारे में। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, हम सभी मौसम को लेकर काफ़ी उत्साहित रहते हैं कि आज का मौसम कैसा रहेगा, क्या इस मौसम में हमारा ये काम हो पाएगा या फिर कोई चीज़ें। इन सब चीज़ों को लेके हम काफ़ी उत्साहित रहते हैं। दोस्तों, पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं, टीवी में न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो हम लोगों को मौसम के बारे में जानकारी मिलती है अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला एक परिवर्तन है। मौसम क्या है? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला एक परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होता है। मौसम कभी गर्म या कभी ठंड होता है। कभी कभी आसमान में बादल भी छा जाते हैं तो कभी वर्षा होने लगती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल सही बात है। जब हमारा मौसम गर्म हो जाता है, यानी कि जब गर्मी का मौसम आता है, तो उस समय हम ऊनी कपड़े नहीं पहनते हैं। गर्म रहता है तो आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो इन दिनों में आप गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं और ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। भारत के जो प्रमुख मौसम है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो पहला अगर देखें हम, तो दिसंबर से फरवरी तक का जो मौसम रहता है वो काफ़ी ठंडा होता है, जिसको हम सर्दी का मौसम भी कहते हैं। मार्च से मई तक देखें तो इस महीनों में हमारे मौसम का अगर हाल देखें तो मौसम गर्म रहता है, जिसे हम सामान्यतः गर्मी का मौसम भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम जून से सितंबर तक की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो होता है वो बारिश वाला होता है, जिस मौसम को हम वर्षा का या बरसात का मौसम कहते हैं। और इसी तरह अगर हम अक्टूबर और नवंबर की बात करें, अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसे हम शरद ऋतु कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके हम इन मौसम के बारे में और काफ़ी कुछ जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं शीत ऋतु। शीत ऋतु कहने का मतलब है कि हमारे ठंडी का मौसम। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है। ठंडे मौसम में क्या होता है? आखिर मौसम ठंडा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सूर्य की किरण होती है वो सीधी न पड़ के तिरछी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है और
ठंडी का मौसम आ जाता है या ठंडी का मौसम कहा जाता है। अगर इसी के साथ अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का जो तापमान है बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे हम लू कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि गर्मी के मौसम में लू बहती है, ये गर्म हवाएं होती हैं जिसे हम लू कहते हैं। अगर आगे चलें, आगे देखते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया गया हो है, प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। वर्षा के मौसम की बात करें अगर हम, तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। यह क्या होता है? मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इस समय क्या होता है? पवन जो होती है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ साथ नमी भी ले आती है। अपने साथ क्या लाती है? नमी भी लाती है। जब यह पवन पहाड़ों से टकराती है, पर्वतों से टकराती है, तब हमारे पृथ्वी पर वर्षा कराती है। इसी के साथ वर्षा का जो ऋतु है, वर्षा का जो मौसम है, ये भी इसका शुभारंभ हो जाता है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। शरद ऋतु अगर बात करें तो ये हमारा मुख्यतः चौथा मौसम होता है जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु का मतलब होता है कि मानसून के लौटने का मौसम। इस ऋतु में, इस समय में हमारा जो बारिश का मौसम होता है, बारिश का जो हमारा मानसून होता है, वो लौट जाता है हमारे भारत से। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इस समय क्या होता है? स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। इस समय हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो तटीय प्रदेश हैं, इनमें बारिश होती है। इस समय किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। जलवायु क्या होता है? किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को ही हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को अगर मोटे तौर पर देखें तो इसे हम मानसूनी जलवायु भी कह सकते हैं या कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम शब्द से बना है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण, उष्णकटिबंध कहने का मतलब है कि ये हमारा पृथ्वी हो गई, ये हमारा क्या हो गया? मकर रेखा या भूमध्य रेखा हो गया, या फिर इसको हम विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। इसके ऊपर ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री अगर नीचे आते हैं तो हमारा मकर रेखा है। इन के बीच हमारे भारत की स्थिति अगर देखें तो इनके बीच है। इसलिए हम क्या कहते हैं? हम कह सकते हैं कि भारत की जो जलवायु है वो क्या है? उष्णकटिबंधी है। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधी, मतलब न अत्यधिक गर्मी पड़ती है और न अत्यधिक ठंडी पड़ती है। ये यहाँ का जो तापमान होता है लगभग सामान्य अवस्था में होता है। अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण जहाँ की जो अधिकतर वर्षा है वो मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। जाहिर सी बात है कि भारत की जो कृषि है, हमारी जो कृषि है वो किस पर निर्भर है? हमारे वर्षा पर निर्भर है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कृषि है वो हमारे वर्षा पर ही निर्भर करती है कि वर्षा अगर नहीं, जिस साल वर्षा हमारे भारत में नहीं हुई, उस साल हम सूखे के प्रकोप में आ जाएंगे। अच्छे मानसून का मतलब क्या है? अच्छे मानसून का मतलब होता है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर अच्छी वर्षा होगी
तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे कृषि काफ़ी अच्छी होगी और फसलों का उत्पादन भी और कृषि का उत्पादन भी अत्यधिक मात्रा में होगा। इसी के कहने का मतलब है कि अच्छे मानसून, जिस साल हमारा फसल अच्छा होगा, हम कह सकते हैं कि इस साल हमारे फसलों के लिए मानसून जो था वो बहुत अच्छा था, इसलिए हमारी फसल काफ़ी अच्छी हुई है। अगर यहाँ पे देखें तो कुछ चीज़ें दिया गया है। अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो या न हो तो क्या होगा? सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। आप नीचे देख सकते हैं, आओ कुछ करके सीखें। भारत के मानचित्र पर इस पैराग्राफ में दिए गए स्थानों को चिन्हित करिए। ये कुछ दिया है, आप पढ़ लीजिए। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। किसी स्थान की जलवायु का क्या मतलब होता है कि उसकी स्थिति क्या है, ऊंचाई उसकी क्या है समुद्र तल से, और समुद्र से दूरी क्या है, उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, अगर हम जैसलमेर की बात करें, तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान होता है। अगर हम राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर की बात करें तो यहाँ की जलवायु और यहाँ का मौसम काफ़ी गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पे दूर दूर तक आपको रेत ही दिखते हैं। जबकि लद्दाख के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। लद्दाख के द्रास तथा कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। तटीय क्षेत्र मुंबई और कोलकाता की जलवायु की बात करें दोस्तों, तो यह मध्यम जलवायु है। वह न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, मतलब यहाँ पे सामान्य तापमान है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र हैं। समुद्र तट पर होने के कारण यह स्थान की बात करें तो बहुत अधिक आर्द्र है। आर्द्र का मतलब सूखा है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा हम देखें तो मेघालय में स्थित मानिसराम में होती है। जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती। किसी किसी वर्ष क्या होता है कि राजस्थान का जो जैसलमेर है यहाँ पे वर्षा ही नहीं होती, जबकि मेघालय में, हमारे देश या हमारे विश्व में मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर हम प्राकृतिक वनस्पतियाँ की बात करें तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हम क्या देखते हैं? अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन, पौधों की जीवन चक्र या दिनचर्या को देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। जो पौधे छोटे होते हैं झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं होती हैं तथा पत्तियां होती हैं। जैसे अगर हम बात करें नीम की, आम की, तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियां की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल। जैसे घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। लेकिन अगर जो पौधे हमारे मनुष्य की देख रेख में उगते हैं या जिन्हें हम बनाने का काम करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? उगाते हैं बीजों की सहायता से, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे कृत्रिम या मानव निर्मित तो नहीं कहेंगे। जो वनस्पतियाँ होती हैं वो प्राकृतिक तौर पे ही होती हैं, मानव उनका उत्पादन नहीं कर सकता है। क्या आप कभी, हाँ, उनके जीन में या उनके डीएनए में कुछ परिवर्तन, चेंजेस हो सकते हैं, वो मानव के द्वारा, वो मानव कारण बन सकता है उन सब चीज़ों का। लेकिन एक वनस्पति को उपजाना ये तो प्रकृति की ही देन है और ये प्राकृतिक चीज़ें ही हैं। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? क्या आप यह नहीं सोचते कि एक दूसरे से आप कैसे भिन्न होते हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सही बात है। अगर हम उत्तर के
उत्तर में जाएंगे, अगर हम भारत के उत्तर में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ कुछ इस तरह के शंकुधार वृक्ष देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं हम पश्चिमी तट पे जाएंगे भारत के, तो वहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता वाली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कहने का मतलब ये कि हमारे भारत में जिस तरीके से भाषा में, बोली में और रहन सहन पहनावे में जो परिवर्तन कदम कदम पर विभिन्नता देखने को मिलती है, वैसे ही हमारे पौधों वनस्पतियों में भी वो विभिन्नता साफ तौर पे देखी जा सकती है। और यह विभिन्नता कैसे और क्यों होती हैं, वही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। वर्षा की जो मात्रा है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में जो वनस्पतियों के अलग अलग पाए जाने का मुख्य कारण होता है। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे 1.5 मीटर के ये पौधे हैं, 5 मीटर के पौधे, 20 मीटर के पौधे, 40 मीटर और सर्वाधिक ऊंचाई 60 मीटर। समझ सकते हैं कि 60 मीटर की ऊंचाई कितनी होती है। 60 मीटर तक भी के भी इतने भी ऊंचे लंबे पेड़ हो सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए हम आगे, हमें वनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। हम वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। वन क्या है? वन हमारे लिए काफ़ी अत्यधिक लाभदायक है, जिसका एक लाइन में या शब्दों में इसको व्यक्त करना ये हमारे बस की बात नहीं है। ये विभिन्न कार्य करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारा जीवन या दिनचर्या चलता है, जिससे हम क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखते हैं, यह भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है प्लांट का, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप देख सकते हैं वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। वन क्या है? वन्य जीवों के, जो जंगली जीव हैं, उनका प्राकृतिक निवास स्थान क्या है? वन ही है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। पेड़ों की जिस तरीके से हमारे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, जो पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन चुका है। शायद कुछ सालों में यह चाइना को भी क्रॉस कर जाएगा और विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इतनी जनसंख्या होने के कारण दिन प्रतिदिन खाने की, रहने की, घर बनाने की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे इन वनों की कटाई अंधाधुंध हो रही है, जिससे जो वन्य जीव हैं, जो जंगली जीव हैं, उनका जो रहन सहन है, उनका जो निवास स्थान है, वो काफ़ी खतरे में पड़ चुका है। भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें ये नहीं है, हमें सिर्फ अपना ही चीज़ नहीं देखना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी कुछ ऐसा हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस महत्व को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकें। उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। वन महोत्सव बनाकर क्या कर सकते हैं, हम अधिक से अधिक लोगों को क्या कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं, तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। यह हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चीज़ों को समझ के हम अधिक से अधिक लोगों को यह समझाने की कोशिश करें, ताकि इन महत्व को समझकर वे इसके महत्व को समझें और इसके बारे में सोचें।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ कहानियाँ दी गई हैं। इसके लीला के माता पिता ने उनके जन्म पर नीम के एक पौधे को रोपा। प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग अलग पौधों को रोपा था। इनको हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों से बचाया जाता था। बच्चे भी यह ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। जब लीला 20 वर्ष की हुई तब 21 सुंदर वृक्ष उनके घर के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने उन पर अपना घोंसला बना लिया था। फूल खिलते थे, तितलियां उनके चारों ओर मंडराती थी। बच्चों ने उनके फलों का आनंद लिया तथा उनकी शाखाओं पर झूले तथा शाखाओं पर झूले तथा उनकी छाया में खेले थे। कितनी अच्छी बात कही गई है कि लीला जो है, लीला के माता पिता लीला के प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधे का वृक्षारोपण किया और जब वो 20 साल की हो गई तो उसके घर के चारों तरफ 21 सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। यह कितना सुखद चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे वन का कितना बड़ा महत्व है। वन से क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। यह हमें ऑक्सीजन दे रहा है, दवाइयाँ बन रही है, घर बन रहा है, चारा बन रहा है, ईंधन, लकड़ियाँ, खेल का सामान बन रहा है, फर्नीचर का सामग्रियाँ बन रही है, रबड़ भी बन रहा है। मिट्टी के कटाव को रोकने में कितना बड़ा उपयोगी साबित है। इमारती लकड़ी बन रही है इससे। वन्य जीवों का रहन सहन बन रहा है, फल मिल रहा है, शहद मिल रहा है। कितने मतलब बहुत सारे अनगिनत इसके उपयोग हैं जिसको हम शायद नहीं बता सकते। वन्य प्राणी क्या है? वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वन्य क्या है? विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है ये वन। बाघ हमारा क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। उद्यान क्या करते हैं? शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें कोबरा और करैत काफी प्रमुख है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। आप सभी जानते हैं इन सब चीज़ों को कि हमारे पेड़ों के कटने से क्या हो रहा है, उनका जो प्राकृतिक निवास स्थान है वो खतरे में पड़ जाने के कारण वो किसी और निवास स्थान में उनके शरीर के बनावट के हिसाब से जलवायु न होने के कारण उनकी संख्या लगातार घट रही है। वे मर रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। अब जान रहे हैं कि कितने महत्वपूर्ण जानवर वो रेड डाटा लिस्ट में आ चुके हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए। हालांकि सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना तथा हस्ती परियोजना को चलाया है और यह काफ़ी उपयोग साबित हुआ है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम तथा मानचित्रों पर
उनकी स्थिति को बता सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, ये राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवन को दिखाने का प्रयास कर रहा है। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं, ताकि प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, इसके लिए क्या वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? शिकारी चंद पैसों को कमाने के लिए ये बड़े बड़े जानवरों को, जो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, उनको तक नहीं छोड़ते और वे चंद पैसे कमाने के चक्कर में उनकी हत्या भी कर देते हैं। हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? यह कितने बड़े संकट की बात है और कितना अपमानजनक बात होगा, आप बता नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। इसीलिए हम इन सब छोटे मोटे बातों को, छोटे मोटे बात नहीं, हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है ये। क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे जहाँ बाघों को रखा जाता है? देखिए यहाँ पे बताया गया प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी क्या होते हैं? कुछ पक्षी जैसे पिंटेल, बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश भारत आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो हमारे देश भारत आती है। और इस तरह के पक्षियों को, इस तरह के पशुओं को प्रवासी पक्षी तथा प्रवासी पशु कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आप लोगों की जो क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है वो समाप्त हो चुकी है और अगले वीडियो से हम क्लास 7th की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। और इसी तरीके से 7th, 8th, 9th और 10th, 11th, 12th इन पांचों क्लास की ज्योग्राफी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सब इन वीडियो सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर दिशा प्रदान कर सकें और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पा सकें। देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मानसूनी पवन भारत में वर्षा का कारण बनती है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पूरी तरीके से हमारे देश की जो कृषि है वो फसलों का उत्पादन हमारे मानसून पर ही निर्भर करता है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और एक कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और एक मानसून के लौटने की ऋतु होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या होती हैं? जो मानव के बिना किसी क्रियाकलाप के द्वारा वे विकास करती हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियाँ। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है हमारे मानसरोवर, हमारे मेघालय में स्थित है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? जंगली बकरी और हिम तेंदुआ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयी क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तटों पर, स्थल से समुद्र की ओर।
दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय क्या करती हैं, ये स्थल से समुद्र की तरफ। खाली स्थान भरना। गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है। देखिए यहाँ पे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है, आप इनको देख ले सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी राजधानी और उस प्रदेश का नाम यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उनकी राजधानी को जैसे देखिए अभी दो चीज़ें, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर हमारा बढ़ा हुआ है, जिसका लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट आप सभी भाइयों को।